So hello students, welcome to Career Platform. In the previous lectures, we have discussed so many derivations, so many explanations of the topics we have talked about. So let's now discuss a very important derivation, a very important derivation in terms of CBSE board. This is one of the most asked derivations, जो सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और ये 2 या 3 साल से ज्यादा बोर्ड्स में आ भी चुकी हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गाइज and it is based on what electrostatic potential at a point due to an electric dipole. See, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, अब उसके 90 डिग्री पर अगर हम कहीं क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है. और हमने क्या डिस्कस किया था, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल कि उसके एक्सियल पॉइंट पर कोई हम पॉइंट लेते हैं तो उस पर उसकी वैल्यू क्या होती है. लेकिन अगर हम एक जनरल पॉइंट लें, कि अगर हम डिस्कस ना करें कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी या फिर एक्सियल पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, सो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, हम उसके जनरल पॉइंट पे देखें. अब हम ना ये डिफाइन करें कि 0 डिग्री पर है ना 90 डिग्री पर. अगर हम अब डिफाइन करें कि कोई भी एंगल ले लें, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें किसी भी एंगल पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी. यानी अगर एक डाइपोल रखा है, सी इफ दिस इज द डाइपोल, तो उस डाइपोल के मैं किसी भी एंगल पे ले लूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हियर. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. सो हियर इज द the same charges q and q whose value is same. If it is 5 coulomb, then it is also 5 coulomb, and keeping the charges opposite. If this is negative, this is positive, right? And so this is the center. Here see, हमें क्या पता है टोटल लेंथ कितनी होती है, 2l. सो जो उसके सेंटर में क्या हो जाएगी वो लेंथ डिवाइड, तो यहाँ पे भी l और यहाँ पे भी l. अब मान लेते हैं उसके सेंटर से, हम डायपोल के हमेशा सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं जो मेन डिस्टेंस है, क्योंकि जो हम बेसिकली पोटेंशियल निकालते हुए जिसमें हम कवर करते हैं. ठीक है, देखिए P से O की डिस्टेंस हमने मान ली R, लेकिन हमारे पास एक फैक्टर और बच गया AP और BP. सी A एंड B हेड द एंड पॉइंट्स ऑफ द डाइपोल. सो AP हमने ले लिया R1 और BP हमने ले लिया R2. ठीक है, यहां तक क्लियर है. चलिए, बहुत बढ़िया. अब निकालते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, देखते हैं. सी, अगर हम P जो A का पोटेंशियल है, सी अगर हम क्या कहते हैं इस पर पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे P की वजह से. ठीक है, अगर हम P पर इसकी वजह से अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे तो हम क्या होगी. सी हमने मान लिया क्या कहते हैं ये फर्स्ट चार्ज है, तो हमने ले लिया V1. ओके, हमने ले लिया, इसे मैं यहां पे लिख देता हूं V1. ठीक है, अब सी हमारे पास पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R. ठीक है, अब देखिए तो मेरे पास V1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0 Q. अब देखो Q पर साइन कौन सा है, माइनस है, तो मैं क्या लगा दूंगा -Q/R. ठीक है, और डिस्टेंस कौन से, सॉरी ए से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R है, R1 है, R1 है, तो मैंने क्या लगा दिया, R1 लगा दिया. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं. अब मैं V2 पे देख रहा हूं, तो V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0. अब देखिए वहां पे क्या है, Q है ना, तो Q अपॉन, और वहां से वहां तक की डिस्टेंस BP कितनी है, R2, तो कितना हो गया R2 गाइस. ठीक है, इतना क्लियर. हमने V1 निकाल लिया और V2 निकाल लिया. अब हम क्या निकालेंगे, अब हम टोटल पोटेंशियल निकाल देते हैं. मतलब हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स पर कुछ पोटेंशियल है, तो अगर मुझे ओवरऑल पोटेंशियल निकालना, अगर मुझे उसकी ओवरऑल वैल्यू देखनी है, तो ओवरऑल वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उन पोटेंशियल को प्लस कर दूंगा कि मेरे पास नेट पोटेंशियल कितना है. तो नेट पोटेंशियल के लिए क्या करूंगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2. तो V क्या हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 -Q/R 1 प्लस 1/4πε0 Q/R2. तो अगर हम यहाँ से एक जनरल वैल्यू निकालते हैं V की, तो मेरे पास V की कितनी वैल्यू है यहाँ से, देखिए आप 1/4πε0, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अब मैंने Q भी कॉमन ले लिया. Q हर जगह है, Q दोनों जगह है, 4πε0 दोनों जगह है, तो यहाँ पे क्या है 1/R2, ये प्लस में है तो पहले लिखते हैं 1/R2 माइनस साइन ही तो है, तो -1/R1. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है. तो मेरे पास क्या गया, नेट पोटेंशियल. यहां तक क्लियर है हमें. चलिए
अब देखिए, अब हमें यहाँ पे एक स्पेशल रूल पढ़ना होगा। हमने शायद क्या कहते हैं, हमने जब प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी तो हमने एक रूल सुना होगा, कोसाइन रूल। अब वो कोसाइन रूल कहता क्या है, अब इसे चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब हमने मान लिया एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कोसाइन रूल, ठीक है। अब हमने ले लिया एक ट्रायंगल। अब उस ट्रायंगल में हमने ले ली ये साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और ए के सामने वाला एंगल ले लिया अल्फा, बी के सामने ले लिया बीटा, और सी के सामने ले लिया गामा, ठीक है। ए के सामने लिया अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर मुझे ए साइड की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे ए साइड की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? सी आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको मुझसे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर मुझे ए का फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं ए एक साइड रख दूंगा और मेरे पास बाकी दोनों साइड किस क्या क्या वैल्यूज हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। सी, ये तो सिंपली फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। बस इसमें यहाँ पे एक चीज और है, 2bc वाले फैक्टर के संग मैं कॉस में, मैं जिस साइड को मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, मैं ए की तो वैल्यू निकाल रहा हूं टेक्निकली, है ना। अगर मैं स्क्वायर इधर फेंक दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ए के सामने वाला कौन सा एंगल है, अल्फा, तो मेरे यहाँ पर कॉस के साथ कौन सा एंगल आ जाएगा, अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस रूल, बेसिकली जिस रूल से क्या कहते हैं फॉर्मूला आया उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोसाइन रूल। ओके, सो कोसाइन रूल इज ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए के सामने कॉस अल्फा। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ए की जगह मुझे बी का फॉर्मूला निकाल के, तो बी का क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, बी के अलावा कौन से हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a सी कॉस, बी के सामने कौन सा एंगल है, बीटा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला। और हम सी का भी निकालूं तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी के सामने गामा कॉस गामा। इतनी चीज क्लियर है हमें? चलिए अब इसकी वैल्यू हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे इसका क्या यूज है। देखिए, अब मैं इन ट्राइंगल एओपी, इन ट्राइंगल एओपी, अगर मैं ट्राइंगल एओपी की बात करूं और मैं यहाँ पे कोसाइन रूल का यूज करके मैं R1 की वैल्यू निकालूं, सी जो मेरे पोटेंशियल है, मैं R1 की क्यों निकाल रहा हूँ, मैं आर की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, मैं आर की वैल्यू इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पोटेंशियल है उसके फॉर्मूले में R1 और R2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर एओपी में R1 की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी R1 स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2LR कॉस। अब देखिए, अब मैं कॉस के संग एंगल कौन सा निकालूंगा, अब ये वाला एंगल कौन सा होगा आखिर, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने डायपोल के संग मान लिया कि जो डायपोल है इसके संग, सी हम स्मॉलेस्ट एंगल देखते हैं ना, हम अगर हम कभी दूसरी साइड नहीं देखते, अगर हमारे पास प्लेन है और ये ऐसे बना है तो मैं देखेंगे ना कितना एंगल ले रहा है, हम ये तो नहीं देखेंगे कि ऐसे कितना एंगल ले रहा है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे अगर मान लिया थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना है, कंप्लीट हाफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ओवरऑल ऐड करेंगे तो 180 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए एओपी में हम देखें तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2LR कॉस क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि इस तरफ एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा प्लस 2LR कॉस थीटा, ठीक है गाइज। कोई दिक्कत हमें? अब हमने क्या कहते हैं, कोसाइन रूल से यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, यहाँ पे क्या कहते हैं एक वैल्यू निकाल ली कि R1 की वैल्यू निकाल ली इनके टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस तरफ होल में आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगर हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे आर स्क्वायर है ही नहीं तो कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, और यहाँ पे एक आर है, यानी एक अब एक आर हमें डिवाइड में लेना पड़ेगा, ठीक है।
और ये क्या हो गया cos थीटा। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, फाइनल वैल्यू r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2l अपॉन आर cos थीटा। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2l अपॉन आर cos थीटा कैसे निकाला हमने, कोसाइन रूल निकाला, बस इसको आगे सॉल्व कर दिया, इसको आगे आकर हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सी अब मान लो मेरा डायपोल है, ठीक है, ये मेरा डायपोल है और मुझे इस डायपोल के मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो अब तुम ही तो सोचो कि ये एल है, ये एल डिस्टेंस इतनी है और ये आर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है ना, ये आर डिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब तुम देखो एल और आर का रेशियो कितना है, यानी एल होगा 0.05 हो गया और आर हो गया 5 या 10, तो वो फ्रैक्शन मतलब देखो अगर मैं इस वाले फैक्टर की बात करूं तो एल एल बहुत छोटा हो गया और किसी छोटे नंबर को बहुत ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड कर दो तो वो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। यानी अगर हमने मान लो मैंने 9 को डिवाइड कर दिया 99999 तो 0.0000 समथिंग में वैल्यू जाएगी, करेक्ट। यहां पर हमें कोई दिक्कत है नहीं है, अगर मैंने छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड कर दिया तो मेरी वैल्यू बहुत छोटी चली जाएगी। और यहाँ पे तो स्क्वायर हो रखा है, तो अगर मैंने इस वैल्यू का इसका स्क्वायर कर दिया यानी एल, यानी मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और तो मेरा स्क्वायर करने पर तो वो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहां से हमने क्या चीज सीखी, यहां से हमने एक चीज सीखी कि एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई, अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर दें तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी अगर हमें ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई, अगर हम इसे नेग्लेक्ट भी कर दें, अगर हम इसे इग्नोर कर दें कि भैया एक क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो अब हम वही करते हैं, अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, वी नेग्लेक्ट एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो उसे नेग्लेक्ट करके हमें क्या मिला, उसे नेग्लेक्ट करके हमने हमने क्या मिला, तो क्या है हमारे पास वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2l कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है गाइज। चलिए अब मैं स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ, तो स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ r1 है ना, यहाँ पे स्क्वायर है ही, अगर यहाँ पे r1 स्क्वायर था मैं इसे इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर था तो यहाँ पे तो आर स्क्वायर का कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या पावर आ गई, हाफ, ठीक है। कोई जल्दबाजी तो नहीं की हमने, बस ये हटा दिया। अगर मैं स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर बच गया और इसकी पावर अंडर रूट मतलब पावर 1/2 होती है ना, तो मैंने 1/2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं हमें। अब देखिए आर स्क्वायर नहीं था, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। अब बोलोगे कि सर आपने रेसिप्रोकल क्यों किया, अरे भैया मैंने रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए वैल्यू, रेसिप्रोकल में मुझे अपोजिट में चाहिए वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आर वन की वैल्यू ये आ रही है, तो 1/r1 की वैल्यू क्या होगी, 1/r इंटू सी। अगर मेरे पास वैल्यू है 1/a, ठीक है, तो मैं इसे क्या रख सकता हूँ a-1, राइट, क्योंकि तो मतलब 1/a, तो a की पावर अभी कितनी थी 1 थी, तो ऊपर जाके क्या होगी -1 है ना। तो अगर मैं इसको अगर मैं देखो मैंने इसको भी अपोजिट कर दिया, इसको भी अपोजिट कर दिया, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या क्या, क्या आएगी, समथिंग समथिंग, यहाँ पे आएगी 1 + 2, ये वैल्यू अपॉन में, तो यानी वैल्यू की पावर 1/2 अपॉन में, तो अगर मैं अपॉन को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2l cos थीटा अपॉन आर सी, और यहाँ पे 1/2 के क्या हो जाएगा बस -1/2, क्योंकि हमने क्या किया, कर दिया चीज़ों को रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या कर दिया चीज़ों को रेसिप्रोकल। अब एक चीज़ और देखेंगे हम ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 1 प्लस या 1 माइनस समथिंग है, ठीक है, 1 प्लस या 1 के साथ कोई ऑपरेटर और मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी है, मतलब बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलता है, ठीक है। अब 1 प्लस या 1 माइनस कोई नंबर है और उसके बाद माइनस में कुछ फ्रैक्शन में पावर है, तो सिंपली उस पावर को उस नंबर के साथ उस टर्म को
उस पावर के संग मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मैं ये वाला जो वैल्यू है मैं इसको पावर के संग क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या है -1/2 और यहाँ पे क्या है 2L cos थीटा अपॉन r। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे 1/r1 की वैल्यू क्या आई गाइस, फाइनली 1/r1 की वैल्यू आई 1 माइनस L cos थीटा अपॉन r। क्या ये आ गई मेरी फाइनल वैल्यू। मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या आई 1/r1 इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 माइनस L cos थीटा अपॉन r। ठीक है, कोसाइन रूल की हेल्प से हमने r1 का रिलेशन निकाला। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्व किया। L स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा टर्म था कि नेगलेक्ट किया सकता, तो हमने वो भी कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी छोटी सी। ठीक है, उस छोटी सी इक्वेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर हटा, क्योंकि हमें v में स्क्वायर की जरूरत ही नहीं थी, तो स्क्वायर हटाया। स्क्वायर हटाने के बाद हमने रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल के बाद हमने पावर क्या कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई 1/r1 इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 माइनस L cos थीटा अपॉन r। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास एक वैल्यू क्या आई 1/r1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 1/r इंटू 1 माइनस L cos थीटा अपॉन r। या फिर देखो मेरी जो वैल्यू है, या फिर मैं 1/r को सीधा अंदर मल्टीप्लाई ना कर दूं, क्या कर दूंगा 1/r सी 1/r इंटू 1/r और माइनस माइनस 1/r, तो क्या हो जाएगा L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, 1/r की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो 1/r1 इक्वल्स टू 1/r माइनस L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है guys, चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली जैसे यहाँ पे R1 है, सिमिलरली मैं क्या करूंगा R2 के लिए करूंगा। जैसे मेरे यहाँ पे R1 की वैल्यू आ रही है, सिमिलरली मैं R2 के लिए करूंगा। और R2 के लिए क्या हो जाएगा मेरा, देखो जब मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा ऑलमोस्ट क्या वैल्यू हो जाएगी, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम ही हो जाएगी, बस क्या हो जाएगा साइन अपोजिट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना। देखो क्यों साइन अपोजिट होगा वो भी समझो, क्योंकि हमने पोटेंशियल में यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी क्यू की, और क्यू के संग क्या था माइनस साइन। यहाँ पे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू के संग प्लस साइन, और प्लस साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगी जस्ट अपोजिट। क्या हो जाएंगी गाइस, वैल्यू जस्ट अपोजिट। तो मेरे यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा 1/r प्लस L cos थीटा अपॉन r। ठीक है, प्लस L cos थीटा अपॉन r। इतनी चीज क्लियर है हमें, क्या हम इतनी चीज समझ पा रहे हैं, इतनी चीज क्लियर है हमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा काम था जो टोटल पोटेंशियल निकालने का, कि हमारे पास पोटेंशियल कितना है वो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम क्या निकालने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही भी तो हम निकालने हैं बेसिक। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, ये बस उठा के लगा दो, क्या है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, 1/r2 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1/r प्लस है ना, प्लस L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस 1/r। तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1/r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो L cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और 1/r से 1/r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L cos थीटा अपॉन r, L cos थीटा अपॉन r तो क्या हो जाएगा इंटू 2L इंटू कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और यहाँ से मेरी जो ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई गाइज, मेरी जो ओवरऑल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2L इंटू क्यू। अब देखो मेरा 2L इंटू क्यू क्या होता है, मेरे पास P की वैल्यू क्या होती है, ये तो होती है Q इंटू 2L, या फिर P इक्वल्स टू क्या होता है 2QL। तो क्यों ना मैं 2QL ना लिखते हुए मैं सीधा P लिख दूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा सीधा 2QL की जगह P, और साथ में क्या है मेरे पास cos थीटा अपॉन r square। And guys, this is the final value of the electrostatic potential due to
एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट एट एन गिवन एंगल, हमें कोई भी एंगल दे दे तो हाँ, अगर हम उसका बस क्या निकालना है, कॉस निकालना है, और हमारे पास बस उस डायपोल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस डायपोल का या तो चार्ज पता होना चाहिए, या फिर उस डायपोल की लेंथ पता होनी चाहिए, या फिर हमें सीधा क्या कहते हैं, पी की वैल्यू दे दे और हमें बस आर दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सीधा वैल्यू निकाल के उसकी पोटेंशियल की वैल्यू निकाल देंगे। और हमें अब इस पॉइंट पर हमें जरूरत भी नहीं है कि हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखें या फिर एक्सियल पॉइंट पर देखें, ठीक है। तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, बस हमें बस अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए तो मैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा, ठीक है। तो क्लियर है, क्लियर है गाइस ये। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, डायपोल लिया, डायपोल को सॉल्व करते हुए हमने ओवरऑल पोटेंशियल निकाला। ओवरऑल पोटेंशियल निकालने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए, कोसाइन रूल की हेल्प से हमने दोनों फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने वापस वैल्यूज रख दी और हमने पोटेंशियल निकाल दिया। सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए मेरे पास ओवरऑल पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और देखते हैं। अब हम दो स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। अब गाइस इसके दो स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होता है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉरी, p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, जो फाइनल जो हमने निकाला है। अब देखो अगर हमारे पास एक्सियल पोजीशन हो, है ना, ठीक, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एंगल पे ले रहे हैं तो एट द एंड वैल्यूज तो वहीं जा रही है ना। तो अगर हम एक्सियल पोजीशन पे ले रहे हैं तो एक्सियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा, थीटा, एक्सियल मतलब उसकी एक्सिस के अराउंड, तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और वहीं अगर हम कहाँ लेंगे, अगर हम लेते हैं इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे तो हमें पता है कि थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, और 0 को तो मेरी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हमें, हमने ओवरऑल पोटेंशियल निकाला, हमने एक्सियल पोजीशन पे भी देख लिया और हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी देख लिया। तो गाइज आई होप क्या कहते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आई हो, और आप बार बार इसे रिवाइज करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है और उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसमें कोसाइन रूल आ जाता है। कोसाइन रूल वाला फैक्टर याद रखना है, बाकी डेरिवेशन इजी है, घर पे से प्रैक्टिस करें, ओके। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू गाइज।